Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 11 की जो इंग्लिश की बुक है उसके चैप्टर 11 जिसका नाम है द थ्री वोज। वोज का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वोज का मतलब होता है कि शपथ, राइट। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वो कौन से तीन वोज थे, वो कौन से तीन शपथ थे जिनके बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि यस, इस चैप्टर में महात्मा गांधी से रिलेटेड जो तीन शपथ थे वो किनके साथ वो शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है मुल्क राज आनंद। ये बहुत ही फेमस राइटर रह चुके हैं और इनके बारे में थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं और जान लेते हैं। लिखा है मुल्क राज आनंद 1906-2004, यानी कि उनकी मृत्यु 2004 में हो चुकी है और 1906 में उसका जन्म हुआ था उनका। Internationally known novelist and an art critic, began his career as a writer of fiction in Sabarmati Ashram of Mahatma Gandhi. ये बताया जा रहा है इनके बारे में कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बहुत ही जानकार काव्य रचनात्मक आदमी थे। यानी कि वो क्या करते थे, नोवेल लिखा करते थे, वो बहुत बड़े नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, राइट। एंड एन आर्ट क्रिटिक मतलब कला समीक्षक थे और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कहानियों को लिखने में स्टार्ट की थी। कब? साबरमती आश्रम में, जब वो महात्मा गांधी के साथ रहते थे तब की बात है। वेयर ही ड्राफ्टेड हिज फर्स्ट नोवेल, वहाँ पर उन्होंने पहला अपना उपन्यास भी लिखा था, द अनटचेबल। ठीक है, आगे है कि ऑथर ऑफ मोर देन 40 बुक्स, ही वॉज ऑल्टरनेटिवली एंगेज इन टीचिंग, राइटिंग एंड जर्नलिज्म। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो 40 से ऊपर बुक्स लिख चुके हैं और यहाँ तक कि उनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि वो और भी अलग अलग चीज़ों में इंगेज रहते थे अपने आप को, जैसे कि टीचिंग, है ना, राइटिंग और जर्नलिज्म, यानी कि पत्रकारिता जो होती है, पत्रकार के टाइप का जो भी वर्क होता है वो सब भी काम वो कर चुके हैं, उसमें वो अपने आप को इंगेज रखते थे। आनंद इज नोन फॉर हिज इनोवेटिवनेस एंड ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच टू द नोवेल फॉर्म। वो कह रहे हैं कि आनंद जो थे, यानी कि मुल्कराज आनंद जो थे, उनको इस बात से भी जाना जाता था कि उनकी एक इनोवेटिवनेस थी, यानी कि एक नई सोच थी उनके अंदर। वो अपने नए नए सोच के हिसाब से उपन्यास वगैरह लिखा करते थे। तो इनकी एक क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। और ओरिजिनलिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि वो जिस तरीके से अपनी अप्रोच करते थे उपन्यास में, अपनी चीज़ों को रखते थे, वो उनका क्वालिटी ही एक अनोखा था, ओरिजिनल था, यानी कि एकदम सच्चाई से भरा हुआ था। और हिज इम्पॉर्टेंट बुक्स या फिर हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड कुलीज, है ना, द अनटचेबल एंड टू लीप्स ऑफ ए बर्ड। ये उनके जो फेमस कार्य थे उनमें से इनके तीन नाम दिखाए गए। आगे है कि द थ्री वोज, ये जो चैप्टर है ना, इज द फर्स्ट सीन ऑफ लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी। लिटिल प्लेज यानी कि छोटे छोटे जो महात्मा गांधी के प्लेज, यानी कि नाटक के रूप में जो भी चीज़ें उनके साथ घटित हुई है उनको उन्होंने प्लेज में, नाटक के रूप में यहाँ पर रूपांतरित किया है। तो उनमें से ही लिया गया पहला सीन है द थ्री वोज, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ अगेन द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज बिग नॉवेल एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। यानी कि ये जो आपको बताया गया, देखिए आप स्टेप में समझिएगा। पहली बात ये कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब उपन्यास लिखा था जिसका नाम है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट। ठीक है, इससे प्लेज ऑफ महात्मा गांधी यानी लिटिल प्लेज ऑफ महात्मा गांधी इससे लिया गया है और इसका फर्स्ट सीन है द थ्री वोज, राइट। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे है कि आनंद here reveals the Mahatma sent politician as an immediate human being of the earthy with his head raised to the sky। देखिए यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, रिवील मतलब मतलब पर्दा उठाना किसी चीज़ से। तो कहने का मतलब वो एक चीज़ को खुलासा करने जा रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में कि वो बहुत बड़े महान संत थे, एक तरीके से सेंट पॉलिटिशियन, संत टाइप के राजनीतिकार, है ना। और ऐसे एक ज़मीन से मतलब धरती से जुड़े हुए इंसान, महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि धरती से जुड़े हुए वो इंसान थे जो कि उनके बारे में मतलब कुछ भी कहो कम है। यानी कि उनके बारे में बात करने पे एकदम सिर हमारा जो है गर्व से आसमान की तरफ उठ जाए, ऐसी बातों के बारे में वो व्याख्या करने वाले हैं इसमें। द एक्सर्प्ट ऑल्सो लेज एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ रूटीन टू इंश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ। ये जो एक्सपर्ट लिखा है, एक्सर्प्ट, है ना, इसका मतलब होता है सिलेक्टेड पैसेज,
यानी कि ये जो सेलेक्टेड पैसेज है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑल्सो लेज इम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ रूटीन, यानी कि ये इस चीज़ पे भी जोर डालता है, इम्फेसिस मतलब जोर डालना, इस बात पे भी जोर डालता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग अ रूटीन टू इंश्योर डिसिप्लिन इन लाइफ, कि भाई आपको क्या करना चाहिए। इस चैप्टर से मतलब सीख क्या मिलती है वो बताया जा रहा है कि महत्वता क्या है कि अगर आप एक रूटीन को फॉलो करते हो, है ना, रूटीन को फॉलो करने का इम्पोर्टेंस क्या है कि ताकि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन कर सके। अनुशासन का पालन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक रूटीन को फॉलो करना चाहिए, राइट। तो इस चीज़ का इसमें जिक्र हुआ है। तो अब चलिए हम अपने सीधे चैप्टर पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सीन है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। पहले मैं इसको रीड आउट कर दूंगा और उसको ब्रीफ में बता दूंगा, क्योंकि ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे बताना ये है कि जो 3 जो शपथ हैं उसके लिए आपको पता ही है कि ये प्लेज लिखा करते थे मुल्कराज आनंद, तो उन्होंने भी यहाँ पे भी एक सीन का जिक्र किया है जो कि बारे में बताने जा रहा हूँ अभी। द सीन इज द कॉर्नर ऑफ द वरंदा ऑफ महात्मा गांधी कॉटेज इन साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। जाहिर सी बात है, साबरमती आश्रम के बारे में सबने सुना है, महात्मा गांधी से रिलेट करता है ये अहमदाबाद में है। और इसी के एक कॉर्नर का सीन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अपने दिमाग में आप एक पैटर्न बना लो कि हाँ भाई, बात कहाँ की हो रही है, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, एक उनकी जो महात्मा गांधी की कुटिया थी उसके एक कॉर्नर की बात की जा रही है, वहाँ का एक सीन है। एट बोथ एंड्स ऑफ द वेरेंडा आर स्मॉल रूम्स हुज डोर्स आर ओपन, उन दोनों ही मतलब वेरेंडा के दोनों ही एंड पे छोटे छोटे रूम्स हैं, उनके दरवाजे खुले हैं। ठीक है, सीन के बारे में आप समझ रहे होगे। इन ए बिग रूम बिहाइंड द वेरेंडा अ वाइट वुमन कैन बी सीन टाइपिंग व्हाइल एन इनमेट इज राइटिंग ऑन अ लेजर। कहा जा रहा है उसी वहाँ पे एक बहुत बड़ा रूम भी है वेरेंडा के बगल में, जहाँ पे एक सफ़ेद साड़ी में या फिर सफ़ेद कपड़े में पहनी हुई औरत जो है उनको देखा जा सकता है कि वो टाइप कर रही हैं। और वहीं पे एक दूसरा जो इनमेट मतलब सहवासी, यानी कि जो साथ में रहता है, जो सहवासी है वह रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। ठीक है, लेजर मतलब रजिस्टर होता है, खाता बही। आगे देखिए, आगे है कि आगे और दृश्य का और वर्णन किया जा रहा है कि अ फीमेल इज सीन स्पिनिंग बाय द डोर ऑफ द कॉटेज इन द रूम ऑन द राइट। वहीं पे कुटिया के जो दाएं कमरे के दरवाजे के पास में ना एक महिला जो है चरखा पे सूत काट रही है एक तरीके से। फिर आगे क्या है, फर्दर अवे, है ना, इन द वेरेंडा ऑन द राइट आर 2 सेक्रेटरीज करेक्टिंग प्रूफ्स। फर्दर अवे मतलब और परे, थोड़ा दूर पे देखोगे कि वरंदा में ही राइट साइड पे 2 सेक्रेटरी जो है ना, 2 सचिव जो है ना, प्रूफ में गलतियां ढूंढ रहे, एक तरीके से होता है ना प्रूफ करना, करेक्ट रीडिंग। ठीक है, वो कर रहे हैं वो, यानी कि अभी भी कुछ बातें भी शुरू नहीं हुई है, कहानी की बातें शुरू नहीं है, बस वहाँ का दृश्य का वर्णन किया जा रहा है ताकि आपके माइंड में एक नाट्य रूपांतरण दिमाग में बन सके कि आप समझ पाओ किस लोकेशन पे बात की जा रही है अभी, है ना। आगे देखिए, द सेज इज सीन रिक्लाइनिंग बैक ऑन अ वुडन प्लैंक बैक रेस्ट चेयर। सेज का मतलब जो होता है वो होता है एक संत, है ना। और यहाँ पे संत महात्मा जो है किसके बारे में बात की जा रही है, ऑब्वियसली हमारे महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा जी जो हैं वो ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि वुडन लकड़ी का जो तख्ता वाला बैक रेस्ट चेयर, लकड़ी की जो चेयर होती है उस पे वो लेटे हुए हैं, रिक्लाइनिंग, है ना। रिक्लाइनिंग का मतलब सहारा लेकर लेटना, राइट। और वाइल अ स्मॉल डेम्यूर विमेन, डेम्यूर का मतलब होता है शांत, गंभीर, है ना। एक वाइल अ स्मॉल यानी कि छोटी सी जो गंभीर औरत है, और वो कौन है, कस्तूरबा गांधी, जी हाँ, उनकी वाइफ। हिज वाइफ इन अ वाइट होमस्पन साड़ी इज प्लास्टरिंग हिज बेली विथ थिन मड, यानी कि कस्तूरबा गांधी को देखा जा सकता है कि वो उनके बगल में बैठी हैं, उसी चेयर के बगल में, और मिट्टी का पतला सा लेप लगा रही हैं गांधी जी के पेट पे। ठीक है, देखिए पहले के ज़माने में अलग अलग टाइप की चीज़ें की जाती थी, जैसे कि ये एक तरीके से ठंडक देने के लिए किया जा रहा होगा शायद। ओके, आगे देखिए, द टेबल ऑन द लेफ्ट ऑफ द महात्मा हैज़ बुक्स एंड पेपर्स स्टैक्ड ऑन इट, यानी कि अब महात्मा जी के बाई अगर देखते हैं तो वहाँ पे मेज पर पुस्तकें रखी हुई हैं, कागज़ों का पूरा भंडार लगा हुआ है। द वन ऑन द राइट हैज़ पेंसिल्स
pens, ink pots, a white pitcher covered with a wet cloth with 3 brass cups by it. और ये भी बोला जा रहा है कि उनके उसके बगल में देखेंगे तो पेंसिलें रखी हुई हैं, पेन रखे हुए हैं, दवातें रखी हुई हैं, है ना। एक सफ़ेद कलश जो है गीले कपड़े से ढका हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ 3 जो है पीतल के कटोरे उसके पास में रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताया जा रहा है, दृश्य का वर्णन किया जा रहा है। ऑन द राइट इज़ अ बर्ली ब्राउन मैन, है ना। राइट यानी कि राइट साइड में, दाएं साइड में देखने को मिलेगा कि एक हट्टा कट्टा इंसान जो है वहाँ पर भूरे, मतलब हट्टा कट्टा भूरा इंसान जो है महात्मा गांधी जो सेक्रेटरी है महात्मा गांधी का, जिनका नाम है महादेव देसाई, विथ पेन एंड पेपर रेडी टू टेक डाउन वट एवर द मास्टर में से, यानी कि वो तैयार हैं। वो जो हट्टा कट्टा भूरा इंसान जो है, जो कि महात्मा गांधी का सचिव है, यू कैन से द सेक्रेटरी है, जिनका नाम है महादेव देसाई, वो पेन और कागज लेकर तैयार हैं कि अब भाई महात्मा गांधी जो भी बोलेंगे, उनके स्वामी जो भी बोलेंगे वो लिख सकते। ठीक है, आगे देखिए। कृष्ण चंद्र आज़ाद, है ना, कृष्ण चंद्र आज़ाद एंटर्स, तभी एंट्री होती है किसकी? कृष्ण चंद्र आज़ाद की। तो आगे लिखा है कि द महात्मा पॉइंट्स विथ हिज हैंड टू अ मैट। जैसे ही कोई सामने से आदमी आता है तो अगर आप उसको इशारा कर रहे हो तो महात्मा जी भी वैसे ही इशारा कर रहे हैं कि भाई देखो वहाँ पे दरी रखी हुई है, उधर जाके बैठ जाओ। द विजिटर सिट डाउन क्रॉस लेग्स समवॉट अनईजी as it is difficult to fold his hard corduroy trousers into the lotus seat। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो विजिटर था जिसका नाम कृष्णचंद आज़ाद था, वो अपने पैरों को मोड़कर बैठने में बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था, है ना, इजी नहीं था उसके लिए। एज इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि कार्डरी ट्राउजर्स को पहनकर बैठना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, राइट। जैसे कि कार्डरी जो है एक प्रकार का मोटा कपड़ा है जिसमें वर्टिकल रिप्स लाइंस बनी रहती हैं, तो उस कपड़े को वो पहने हुए हैं कृष्णचंद्र आज़ाद, और उनको इस वजह से बैठने में बहुत कठिनाई हो रही है। आगे देखिए, मतलब कहने का मतलब लोटस सीट, यानी कि वो होता है ना पालथी मार के बैठना, तो वही है। आगे है महात्मा गांधी टू कस्तूरबा। महात्मा गांधी जो है, अब बातें शुरू होती है अभी, मतलब पहला सीन का पहला वर्ड निकल कर आ रहा है देखा जाए तो। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कस्तूरबा गांधी से, अच्छा ओके। आगे, कस्तूरबा गांधी स्मूथन्स द महात्मा's belly with a wet towel, है ना, wet towel, pats the stomach with light slap, assemble the mud pack material, heaves his body up and withdraws। कहा जा रहा है कि कस्तूरबा गांधी जो हैं हल्का हल्का स्मूथ करती हैं महात्मा गांधी के जो पेट पे जो वो लेप लगा रही थी, उसके बाद से एक गीले टॉवल से उसको स्मूदन करती हैं, यानी कि थोड़ा पोंछ देती हैं। फिर स्टोमक को थोड़े अपने लाइट हैंड से पैट करती हैं, थपथपाती हैं उनके पेट को। देन असेंबल द मड पैक मटेरियल, फिर वो जो भी मटेरियल लेके वो बैठी हुई थी उसको असेंबल करती हैं, मतलब उसको समेट लेती हैं, और वहाँ से उठती हैं, अपने शरीर को उठाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। ठीक है। कृष्णचंद आज़ाद ऑकवर्डली जॉइंस हिज हैंड टू कस्तूरबा। जो कृष्णचंद आज़ाद था वह एक तरीके से कस्तूरबा गांधी को बहुत अटपटे ढंग से हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। Who moves a lever of the bed chair, lifting the back and then walks away। मतलब उनको उठाती हैं, है ना, और वह आराम कुर्सी का जो एक लीवर हिलाती हैं जिससे कमर ऊपर उठ जाती है, और फिर वह चली जाती हैं। ठीक है। अब होता है कि abashed the visitor lift his joined hand to the महात्मा, यानी कि घबरा कर, अबैस्ट मतलब घबरा कर, जो आगंतुक था, जो विजिटर था, अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए महात्मा गांधी के तरफ मतलब उठाता है अपने हाथों को। who raise his hand in blessing even as he adjusts the cotton cushion under his neck and sits back in a crouching position। देखिए इस दृश्य को समझिएगा। जैसे ही कृष्णचंद आज़ाद अपने हाथों को महात्मा गांधी जी की तरफ जोड़कर खड़े होता है, मतलब उठाता है, तो महात्मा गांधी जो है अपना हाथ, जो दायां हाथ है, आशीर्वाद देने के लिए उठाते हैं, और साथ ही साथ अपने गर्दन के नीचे का जो तकिया है उसको ठीक करते हैं और झुकी हुई स्थिति में बैठ जाते हैं। आगे देखिए, द महात्मा लिफ्ट्स हिज आइज टू द अपर पार्ट ऑफ हिज बाइफोकल ग्लासेस एंड लुक्स क्वेजिकली एट द विजिटर। क्वेजिकली मतलब प्रश्नात्मक रूप से, यानी कि महात्मा जो है ना, महात्मा गांधी जो है अपनी बाई फोकल ऐनक के ऊपरी भाग में से प्रश्नात्मक दृष्टि से उस विजिटर को देखते हैं। द ग्लैंस कन्फ्यूजेज द गेस्ट
फ्रॉम द स्टेयरकेस ऑफ द महात्मा। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी उनको देख रहे हैं, वो गेस्ट को यानी कि केसी आज़ाद को, मैं कृष्णचंद आज़ाद को अब केसी आज़ाद कहेंगे क्योंकि आगे भी ऐसे ही डिस्कस किया गया है, यानी जो केसी आज़ाद है उनको इस बात में आश्चर्य होने लगता है कि क्यों महात्मा गांधी उन पर एक टक नज़रें गड़ाए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए अब बातें शुरू हो रही है। गांधी जी बोलते हैं, डोंट यू फील हॉट इन द कर्डरी शूट। कहते हैं क्या यार, तुम्हें इस शूट में थोड़ा गर्मी नहीं फील हो रही। तो केसी आज़ाद बोलते हैं, द ओनली सूट आई हैव, आई केम फ्रॉम लंदन यस्टरडे। मतलब देखिए ऐसा है महात्मा जी, मेरे पास यही एक सूट है और मैं लंदन से कल ही आया हूँ। तभी गांधी जी बोलते हैं, इवन द इंग्लिश चेंज इनटू अल्पाका और कॉटन क्लॉथ्स व्हेन दे लैंड इन बॉम्बे। वो कहते हैं कि यार ऐसा है कि आप कह रहे हो कि कल ही लंदन से आए हो तो आप कपड़े नहीं बदल पाए, लेकिन जब अंग्रेज़ भी जब बम्बई उतरते हैं ना तो अल्पेका यानी कि एक प्रकार का जो रेशमी कपड़ा होता है या फिर सूती कपड़े होते हैं वो पहन लेते हैं, और आपने तो आप कह रहे हो कि आपको ड्रेस पहनने का टाइम नहीं मिला। फिर केसी आज़ाद बोलते हैं, दे कैन अफोर्ड टू गो टू आर्मी एंड नेवी स्टोर्स। कि ऐसा है कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो नेवी या फिर आर्मी के स्टोर्स पे जाके चीज़ें ले सके, लेकिन हमारे साथ तो बात ऐसी नहीं है, है ना। गांधी जी बोलते हैं, एनी हाउ वाई डू यू वॉन्ट टू लुक लाइक ए मंकी। वो बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बताओ तुम इस प्रकार बंदर दिखाई देना क्यों चाहते हो। मतलब उस ड्रेस में वो मतलब गांधी जी उनको बोल रहे हैं कि यार तुम बंदर जैसे दिख रहे हो। ठीक है, तो केसी आज़ाद जो होता है वो बोलते हैं, आफ्टर ए स्टडीड पॉज टू कंट्रोल हिमसेल्फ, थोड़ी देर तक अपने आप को रोकने के बाद, है ना, नियंत्रण रखने के बाद सोच समझ कर वो बोलता है कि महात्मा, यू ऑल्सो लुक्ड लाइक अ मंकी व्हेन यू पुट ऑन फ्रॉक कोट, पिन स्ट्राइप ट्राउज़र एंड टॉप हैट इन लंदन। जाहिर सी बात है, गांधी जी तो बहुत सारे देशों का भ्रमण कर चुके हैं, तो केसी आज़ाद भी उन पे बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं एक तरीके से कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप भी तो बंदर जैसे ही दिखते थे जब आप फ्रॉक कोट पहन लेते थे, पिन स्ट्राइप ट्राउज़र पहन लेते थे, अपने सिर पे एक हैट रख लेते थे जब आप लंदन में थे तो। ठीक है, गांधी जी हंसते हुए बोलते हैं, आई डोंट लुक लाइक अ मंकी नाउ। लेकिन अब तो मैं बंदर जैसा नहीं दिखाई देता ना। आई रियलाइज व्हेन आई केम बैक home from South Africa that our foreign clothes removes us from the people. Also you can't sit sorry, यहाँ तक बताता हूँ कि वो कहते हैं कि अब तो मैं बंदर जैसा नहीं दिखता ना, क्योंकि जब मैं दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आया तो मुझे बोध हुआ कि भाई हमारे विदेशी वस्त्र हमें अपने लोगों से दूर करते हैं, है ना। हमें हमारे जो विदेशी मतलब जो भी ड्रेस हम पहनते हैं हमें अपने लोगों से दूर करते हैं। ऑल्सो यू कांट सिट क्रॉस लेग्स इन ट्राउजर। और यहाँ तक ये भी होता है कि आप पतलून में जो पैंट पहनते हैं उसमें आप पालथी मार के भी नहीं बैठ पाते, जैसे कि तुम अभी नहीं कर पा रहे हो, है ना। गो एंड चेंज इनटू कुर्ता पैजामा, महादेव लैंड हिम ए पेयर। यानी कि जाओ जाके कुर्ता पैजामा पहन लो, और अपने उससे बोलते हैं अपने सेक्रेटरी से जिनका नाम महादेव देसाई था कि महादेव लैंड हिम ए पेयर, इन्हें ना एक जोड़ी कपड़ा दे दो कुर्ते पैजामे का, पहन लेंगे। आगे देखिए क्या होता है। महादेव देसाई जो कि उनके सेक्रेटरी हैं गेट्स अप, उठते हैं। ही लीड्स कृष्ण चंद्र आज़ाद टुवर्ड्स द रूम ऑन द राइट ऑफ द बरंदा। फिर महात्मा देसाई जो हैं उठ खड़े होते हैं और उसके बाद से वो कृष्ण चंद्र आज़ाद को बरामदे के दाएं कमरे की ओर ले जाते हैं। आगे क्या होता है। कस्तूरबा गांधी कम्स आउट ऑफ द बिग रूम विद 3 स्मॉल earthen mugs in her left hand and a big earthen mugs in her right hand। तो कस्तूरबा गांधी जो हैं बड़े से रूम से बाहर निकलती हैं, अपने हाथ में 3 जैसे एक कप जैसे प्याले जैसे शेप को लिए हुए, यानी कि प्याला लिए हुए आती हैं मग्स जैसे, और लेफ्ट हैंड में, और एक बड़ा सा अर्थन मग लिए हुए होती हैं दाएं हाथ में। फिर सी पोर लस्सी इनटू 1 स्मॉल मग एंड ऑफर इट टू हर हस्बैंड। अपने पति यानी महात्मा गांधी को वो एक लस्सी का जो मग था उसमें ऑफर करती हैं, देती हैं, ठीक है, लस्सी को। देन सी पोर्स द वे इनटू 2 अदर मग्स। फिर उसी लस्सी को वो दूसरे 2 मग्स में भी डालती हैं। सी कवर देम विथ स्मॉल टेराकोटा डिस्क। फिर उनको वो क्या करती हैं, तस्तरियों से यानी कि प्लेट से उसको ढक देती हैं। एन असिस्टेंट एडिटर, अ विजन्ड ओल्ड मैन with thick glasses comes from the back room with a gallery of proof, galley of proof। यानी कि अब देखिए यहाँ पे है गैली। गैली का मतलब होता है जो प्रूफ करने के लिए प्रिंटर का काम करता है ना, उसको गैले बोलते हैं। और विजेंट का मतलब झुर्रीदार, रिंकल्ड। तो एक असिस्टेंट जो था, एडिटर जो था, तभी क्या होता है उस प्रकट होता है वो जो झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं उसको, बूढ़ा सा इंसान है और उसके चेहरे पे बहुत मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए हैं,
है ना, बैक रूम से आता है प्रूफ के साथ, है ना। असिस्टेंट बोलता है, बापू योर एडिटोरियल नोट्स देर आर सम मिस्टेक्स, कि ये देखिए बापू जी, आपका जो एडिटोरियल नोट्स है वो तैयार है लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। तो गांधी जी बोलते हैं, अलर्ट, रीड देम टू मी, चलो एक काम करो, सतर्क होकर मुझे पढ़कर सुनाओ। फिर द असिस्टेंट एडिटर रीड्स इन हॉल्टिंग इंग्लिश, मतलब जो असिस्टेंट एडिटर था वो अटक अटक अंग्रेजी में बोलता है, सारी चीज़ें पढ़ता है। गांधी आस्क्ड फॉर द गैले, गांधी जी जो हैं गैले प्रूफ मांगते हैं उनसे। ही स्कैन्स करेक्शन, फिर शुद्धियों को परखते हैं। देन ही करेक्ट्स द मिस्टेक्स एंड हैंड्स द गैले बैक, फिर वो गलतियों को ठीक करते हैं और गैले प्रूफ को उसको लौटा देते हैं। गांधी जी बोलते हैं टू असिस्टेंट एडिटर, है ना, असिस्टेंट एडिटर को बोलते हैं, हैव सम लस्सी बिफोर यू गो, जब जाने के पहले थोड़ा लस्सी पी लो, एंड गिव मी सम, थोड़ा मुझे भी दे दो, ठीक है। द असिस्टेंट एडिटर पोर्स इनटू एन अर्दन पॉट एंड गिव्स इट टू महात्मा फर्स्ट देन हेल्प्स हिमसेल्फ, फिर उसके बाद से वो थोड़ा सा अपने लिए लेता है, फिर गांधी जी को भी देता है। कृष्णचंद आज़ाद रिटर्न्स बिहाइंड महादेव देसाई, थोड़ी देर में दिखाई पड़ता है कि कृष्णचंद आज़ाद जो केसी आज़ाद थे वो महादेव देसाई के साथ रिटर्न होकर आते हैं अपने रूम से। द विजिटर हैड रोल्ड ऑफ हिज लूज पैजामा फार टू बिग फॉर हिम एंड ही वॉक्स सेल्फ कॉन्शियसली लुकिंग एट हिमसेल्फ स्माइलिंग अनकम्फर्टेबली, जो आगंतुक यानी कि जो विजिटर है यानी केसी आज़ाद जो हैं वो ढीले पजामे को जो उसके लिए अधिक लंबा है मोड़ रखा है अपने लिए, और वो स्वयं को देखते हैं बहुत आत्मचेतना के साथ, सेल्फ कॉन्शियसली चल रहा है और संकोच से मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। वो कैसे इंटर हो रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। आगे देखिए, केसी आज़ाद बोलते हैं, आई फील लाइक द पोएट T.S. Eliot's Prufrock who sang I shall wear my trouser rolled। तो इस परिस्थिति के हिसाब से केसी आज़ाद, क्योंकि वो एक राइटर के रूप में यहाँ पर आए हैं, है ना, तो कवि के रूप में, तो वो बोलते हैं अपने आप को, ऐसा लग रहा है कि मैं T.S. एलियट के प्रूफ रॉक हैं जैसा लग रहा हूँ, जो कि गाता है आई शैल वियर माई ट्राउजर रोल्ड, मैं अपनी पतलून की पोंछे मोड़ कर पहनूंगा, है ना। आगे गांधी जी फिर बोलते हैं, दे से डू इन रोम एज रोमन्स डू, उन्होंने कहा कि कहावत ऐसी है, जैसा देश वैसा भेष, डू इन रोम एज रोमन्स डू, ये एक कहावत है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, जैसा देश वैसा भेष। यू डोंट फाइंड एनी इंग्लिश मैन वेयरिंग ए धोती, देखो भाई ऐसा है कि आपको कोई अंग्रेज धोती पहने नहीं मिलेगा। दे थिंक वी आर अनसिविलाइज्ड, वो ऐसा सोचते हैं कि भाई हम तो असभ्य हैं। दे डोंट सी दैट इन दिस हॉट कंट्री वी हैव टू वियर स्कैंटी क्लॉथ्स, वो ये बात तो सोचते ही नहीं है कि भाई हमें ऐसे गर्म देश में बहुत कम कपड़े पहनने चाहिए, स्कैंटी मतलब कम। दे वियर सूट्स, वो तो सूट पहनते हैं, है ना, अल्पैका सूट्स वहाँ के जगह का नाम है, वहाँ के सूट्स पहनने पड़ते हैं। इफ़ नॉट सर्ज सूट्स, यानी कि अगर सर्ज सूट नहीं पहन पाएँ तो अल्पेका के सूट पहनते हैं। इवन इन द समर मंथ्स एंड बिग बूट्स और आवर बाबूज कॉपी देम, ये भी बोला जा रहा है कि इस गर्मियों में भी उन्हें बूट पहनने पड़ता है। और ये देखो कि हमारे बाबू, यानी बाबू इन द सेंस की जो बड़े अधिकारी वगैरह हैं हमारे इंडिया के, उनकी भी नकल करते हैं, वो भी उनकी नकल करते हैं, ये बताते हैं गांधी जी, ठीक है। आगे है, केसी आज़ाद बोलते हैं, आई रीड समवेयर दैट क्लाइव टुक ऑफ हिज जैकेट वार्म स्टॉकिंग्स एंड टॉल बूट्स इन द बैटल ऑफ प्लासी, मैंने कभी सुना है, केसी आज़ाद बोलते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि क्लाइव ने ना प्लासी की लड़ाई में अपना जैकेट, गर्म जुराबे और बड़े बूट उतार दिए थे प्लासी की लड़ाई में। तो गांधी जी बोलते हैं, हिज सक्सेसर्स वर इवनिंग ड्रेसेस, हिज सक्सेसर्स वियर इवनिंग ड्रेसेस, यानी कि वो बोलते हैं कि उसके जो उत्तराधिकारी थे ना वो शाम की पोशाक पहनते हैं, है ना। इवन इन आसाम समर हीट टू गो फॉर डिनर इन द क्लब्स ऑन द प्लांटेशन, यानी कि यहाँ तक कि आसाम की बहुत ही गर्म ऋतु में भी अपने बगीचों में क्लब में भोजन करने के लिए भी वो ड्रेस पहन के जाते हैं। तो केसी आज़ाद बोलते हैं, मैड डॉग्स एंड इंग्लिश मैन, वो कहते हैं कि पागल कुत्ते अंग्रेज। दे से वी मस्ट एडमिट दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, दे लाफ एट देमसेल्फ, वी आर टू सीरियस, यानी कि ये बातें बोलकर वो बोलते हैं कि हमारा ये मानना होगा कि उनसे हास्य की भावना आती है, वे स्वयं पर हंस लेते हैं और हम अभी अधिक गंभीर हैं, दे आर टू सीरियस। फिर गांधी जी बोलते हैं, मे बी, हो सकता है, यू आर राइट, तुम सही हो, आई रीड पंच एवरी वीक व्हेन आई वॉज इन लंदन, यानी कि वो बताते हैं कि मैं जब लंदन में था तो मैं पंच, एक पत्रिका है, वो हर सप्ताह पढ़ता था। यस दे ऑल्सो लाफ हियर, और हाँ ऐसा कह सकते हो कि वे यहाँ पे भी हंसी मजाक करते हैं, बट मोस्टली एट द खान समा, है ना,
मोस्टली एट द खान समा हु बर्न्स देयर टोस्ट और द धोबी हु सिंग्स द मेम साफ फ्रॉग। और परंतु अधिकतर खान सामा का जो उनका टोस्ट जला देता था उसके बारे में बातें करते थे, हंसी मजाक करते थे, या फिर धोबी का बात करते थे जो मेम साहब की फ्राक झुलसा देता था, है ना। तो ये सब बातें कुछ छेड़ी जा रही है, रिपीट की जा रही है, ताकि कुछ हास्य बना रहे, ह्यूमर बना रहे, ठीक है। फिर बोलते हैं ही पॉइंट्स टू द किचन विथ लस्सी टू महादेव, है ना। वे लस्सी के साथ महादेव को रसोई की ओर संकेत करते हैं। हु सर्व्स द विजिटर एंड देन हिमसेल्फ, वह अंगुंत जो विजिटर्स हैं उसको लस्सी परोसता है और फिर स्वयं भी ले लेता है। द महात्मा टर्न्स टू द विजिटर, फिर महात्मा जी केसी आजाद की तरफ रुख करते हैं। गांधी जी बोलते हैं व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मेरे से क्या चाहते हो ये बताओ, तुम मेरे पास आए क्यों। बात अब आती है मुद्दे की। यहाँ तक तो बस दृश्य, जो नाटक का दृश्य है उसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो अब बात आती है कि वो पूछते हैं अच्छा ये बताओ तुम आए क्यों मेरे पास। केसी आजाद बोलते हैं आई वॉन्ट टू शो यू माई नोवेल, मैं अपना ना उपन्यास जो लिख रहा हूँ उसको दिखाना चाहता हूँ आपको। तो गांधी जी बोलते हैं नोवेल, अच्छा उपन्यास, व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में लिख रहे हो भाई। सम बॉयज एंड गर्ल अफेयर, क्या लड़के लड़कियों के चक्कर के बारे में लिख रहे हो क्या। फिर द ओल्ड मैन लुक्स अप एट अ कैसी फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो बूढ़ा इंसान था ना वो केसी आज़ाद को अपने चश्मे के ऊपर वाले हिस्से से देखता है ऐसे, है ना। केसी आज़ाद जो है नो इट इज़ अबाउट योर काइंड ऑफ लव, तो वो बोलते नहीं नहीं ये आपके जैसे प्रेम के बारे में है ना, बच्चों के प्रेम के बारे में नहीं है, लड़के लड़के के प्रेम के बारे में नहीं है, ये आपके जैसे प्रेम के बारे में है, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं व्हाट इज़ माई काइंड ऑफ लव, भाई मेरे प्रकार का, मेरी टाइप का कौन सा लव होता है ना, प्रेम होता है। तो केसी आजाद बोलते हैं इट इज़ अबाउट एन अनटचेबल अ स्वीपर बॉय बखा। तो यह मेरा जो है ना एक अछूत के बारे में है, एक झाड़ू वाला लड़का बखा, उसके बारे में ये नोवेल लिख रहा हूँ। तो गांधी जी बोलते हैं यू मीन हरिजन, वी डोंट यूज़ द वर्ड अनटचेबल हियर। वो कहते हैं कि अच्छा आपका मतलब हरिजन से है, हम यहाँ अछूत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, आप हरिजन बोलो। देसाई बोलते हैं कि हरिजन जो होता है सन ऑफ गॉड, है ना, वो ईश्वर का बेटा है। कृष्ण आजाद बोज हिज हेड इन सेम एट द फॉक्स पास ही हैज़ मेड, इस बात पे कृष्ण आजाद जो है अपनी भारी गलती के कारण अपना सिर लज्जा से झुका लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ क्या है। गांधी जी बोलते हैं हाउ कैन आई हेल्प विथ योर नोवेल, तो भाई ठीक है तुम्हारी मैं मदद कैसे करूँ, तुम्हारे इस नोवेल में मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, चलो ये बताओ, है ना। आई हैव नॉट रीड अ नोवेल सिंस आई वॉज अ स्टूडेंट इन लंदन। देखो भाई ऐसा है कि लंदन के टाइम से, जब से मैं यहाँ आया हूँ इंडिया, उसके बाद से मैंने एक भी नोवेल नहीं पढ़ा है। ओनली टॉल्स्टॉयज डेथ ऑफ इवान इलिच, मतलब लास्टली मैंने यही वाला नोवेल पढ़ा था टॉल्स्टॉय का, है ना, डेथ ऑफ इवान इलिच। एंड आई हैव रीड हिज ऑटोबायोग्राफी चाइल्डहुड बॉयहुड यूथ, मैंने ये भी पढ़ा था, उसकी बायोग्राफी भी पढ़ी थी। ऑल्सो इज कन्फेशन, उसका कन्फेशन भी पढ़ा था अबाउट हिज सिंस, यानी कि उसकी जो पाप स्वीकृति थी उसके बारे में भी मैंने पढ़ा था। सिन मतलब पाप होता है। केसी आजाद बोलते हैं आई हैव रीड टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस, मैंने भी टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस जो नोवेल पढ़ी है। तो गांधी जी बोलते हैं आई लर्न मच फ्रॉम टॉल्स्टॉय, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख चुका हूँ टॉल्स्टॉय से। ही वॉज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ जीसस, वो जो था ना वो यीशु यानी कि जीसस जो क्रिश्चियन लोगों के भगवान होते हैं, वो उनका बहुत ही सच्चा अनुयायी था, है ना। ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, और ये भी बोलते हैं कि वह अहिंसा में विश्वास रखता था। केसी आजाद बोलते हैं ही एक्सेप्टेड द क्रिश्चियन आइडिया ऑफ सिन, तो उसने ईसाई धर्म का पाप का सिद्धांत जो था ना उसको स्वीकार किया था। थॉट ही फेल्ट टेम्पटेड, और ऐसा उसको लगता था कि वह उससे प्रवृत्त होता रहा हमेशा, है ना। आगे देखिए गांधी जी बोलते हैं सिन इज़ नॉट ओनली अ क्रिश्चियन आइडिया, जो ये पाप है केवल ईसाई धर्म का ही धारणा नहीं है। आवर ओन शास्त्रास कंसिडर सेक्स आउट ऑफ मैरिज टू बी सिन, और हमारे अपने शास्त्र को ही ले लो, वो विवाह के बिना यौन संबंधों को पाप मानते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही बनी आ रही है, ऐसा नहीं है क्रिश्चियन में ही है पाप सब। केसी आजाद चेंज द सब्जेक्ट, अब भाई अब बात ही मुद्दा ही चेंज कर देते हैं केसी आजाद। फिर बोलते हैं आई वॉन्ट टू लर्न टू राइट एज यू रोट द स्टोरी अबाउट द स्वीपर बॉय उका, यानी कि जिस तरीके से गांधी जी आपने एक जो उपन्यास लिखा था, है ना, जो झाड़ू लगाने वाला लड़का था उका, उसकी कहानी लिखी थी, मैं उसी तरीके से मैं भी लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो गांधी जी बोलते हैं उका इज़ अ रियल पर्सन, ही लिव्स इन द आश्रम,
मैं गांधी जी बोलते हैं अरे भाई ऐसा है, उका जो है ना वो वास्तविक व्यक्ति है, वो आश्रम में ही रहता है, ठीक है। ही हैज़ लर्नड वीविंग, और उसने यहाँ तक बुनाई भी सीख ली है ना। नो लॉन्गर अ यंग बॉय, अब वो बच्चा नहीं रहा, लड़का नहीं रहा। ही हैज़ टॉट अस हाउ टू क्लीन लैट्रीन्स, उसने हमें सिखाया कि शौचालय कैसे साफ किया जाता है। ऑल्सो ही कुक्स फूड इन द किचन, और यहाँ तक कि वो खाना भी रसोई में बनाता है। केसी आजाद बोलते हैं आई वुड लाइक टू बिकम हिज असिस्टेंट, मैं तो चाहूँगा कि मैं उसका असिस्टेंट बन जाऊँ। आई हैव लर्न सम कुकिंग एज आई वर्कड इन रेस्टोरेंट फॉर अ लिविंग इन लंदन, जब मैं लंदन में रहा करता था तो मैंने भी कुछ कुकिंग सीखी एक रेस्टोरेंट में। अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस अर्निंग वाइल लर्निंग, जैसे कि आप कहते हैं गांधी जी कि आपकी मंत्र है कि पढ़ते हुए कमाओ, वही चीज़ मैं भी कर लूँगा, ऐसा वो बोलते हैं केसी आजाद। फिर गांधी जी बोलते हैं अच्छा वी विल टीच यू आवर गुजराती स्टाइल कुकिंग, चलो मैं हम तुम्हें ना गुजराती स्टाइल की कुकिंग जो है वो तुम्हें सिखाएंगे। यू विल हैव टू लर्न टू क्लीन द किचन, यहाँ तक कि तुम्हें किचन भी साफ करना सीखना होगा। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने सीखने होंगे। एंड यू कैन शो मी योर नोवेल, और तुम्हें अपना नोवेल मुझे दिखाना होगा। बट यू हैव टू टेक 3 वोज। अब बात आती है भाई, चैप्टर हमने इतना पढ़ा, फिर जाके पता चला कि 3 जो मेन शपथ थे वो क्या थे, अब हमारे चैप्टर में आने जा रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं गांधी जी देखो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, तुम्हारी नोवेल लिखने में मैं मदद करूँगा, लेकिन तुम्हें अब 3 शर्तें माननी पड़ेंगी, 3 शपथ लेने पड़ेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे इन द आश्रम, अगर तुम आश्रम में रहना चाहते हो तो आई होप ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ऑलरेडी हाफ एन आवर का वीडियो बन चुका है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी रहती है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे एक दूसरे चैनल का भी लिंक मिला है, रोबोटिक्स विला, उसको भी जाके गो थ्रू करें, और आपकी लाइक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो मुझे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जिस पर मैं वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।